पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा करी थी बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ के बारे में। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW जो है वो नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों के बारे में क्या जानती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में से सबसे पुराना खिलाड़ी नवाज़ शरीफ है। 1980 के दशक से नवाज़ शरीफ में पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री करने की कोशिश की। इसको पॉलिटिक्स में लाने के लिए दो लोगों का बहुत बड़ा रोल था। उसमें से एक तो ज़िया-उल हक था और दूसरा था जिलानी खान। जिलानी खान जो है पाकिस्तान आर्मी का एक जनरल था। जनरलशिप के बाद जब वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुआ तो पाकिस्तान की सरकार ने जनरल जिलानी खान को पंजाब पाकिस्तान वाले रीजन का गवर्नर बनाया। जब वो पंजाब पाकिस्तान रीजन का गवर्नर बन गया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ये बात होती थी कि जिलानी खान हमेशा से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी वाले व्यक्तियों को ढूंढता था। उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिलानी खान के मन में एक थॉट था कि जब मैं गवर्नर ऑफ पंजाब से रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे लाहौर में एक बहुत बड़ी सी आलीशान हवेली बनानी है। तो वो हमेशा से बिल्डरों के हंट में रहता था। और उसी समय की बात है कि जिलानी खान की ये जो हंट थी ये तब ख़त्म हुई जब उसने नवाज़ शरीफ को पकड़ा। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके जो बाप थे, ये तीनों के तीनों लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व थे। जिलानी खान ने नवाज़ शरीफ के बाप को बोला कि भाई आप मेरे लाहौर में रहने के लिए एक आलीशान हवेली बनवाइए। जब नवाज़ शरीफ के बाप को जिलानी खान ने ये बात बोली, उसके बाद नवाज़ शरीफ के बाप ने नवाज़ और शहबाज दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। जब उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी तो नवाज़ शरीफ ने बहुत एक्टिव तरीके से काम करते हुए जनरल जिलानी खान के लिए एक बहुत ही आलीशान बंगला लाहौर में बनाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनरल जिलानी खान के साथ नवाज़ शरीफ का उठना बैठना था तो जनरल जिलानी का जो कनेक्ट था उस समय वो ज़िया-उल हक के साथ भी था। तो जाहिर सी बात है कि ज़िया-उल हक, जनरल जिलानी खान, इन दोनों ने एक चीज़ बड़ी कॉमनली आइडेंटिफाई करी। उन्होंने कहा कि ये बंदा बड़ा अच्छा है नवाज़ शरीफ, इसको नर्चर करके पॉलिटिक्स में लाते हैं। और वही हुआ। जनरल जिलानी खान, ज़िया-उल हक दोनों ने मिलकर ISI को पाकिस्तान की ये बात बोली कि आप कुछ ना कुछ करके नवाज़ शरीफ को नर्चर कीजिए। और ISI ने नवाज़ शरीफ को नर्चर करके उसका एक राजनीतिक करियर शुरुआत करी। और तो और सबसे बड़ी बात यह है, ISI का जो डायरेक्टर जनरल एक समय पे था जिसका नाम था हमीद गुल, जब वो कभी प्राइवेटली किसी अधिकारी को मिलता था या उसके आसपास कोई लोग जाते थे तो उस समय हमीद गुल ये बात बहुत प्राउडली लोगों को बोलता था, जो भारत की RNAW हमें आज बताती है कि वो उस समय बहुत लोगों को ये बात बोलता था कि भाई हमने तो नवाज़ शरीफ को खुद बनाया है। और तो और हमीद गुल ने ये बात कई बार तक बोली है प्राइवेटली कि नवाज़ शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में ये जो शब्द इस्टेब्लिशमेंट है इसका मतलब है ISI का प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि नवाज़ शरीफ एक इस्टेब्लिशमेंट का चाइल्ड है, एक इस्टेब्लिशमेंट का क्रिएशन है। और आज तक उसके रिश्ते इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। कई फेजेस आए जब उसके रिश्ते आर्मी के साथ ख़राब हुए, उन फेजेस में आर्मी ने उसको पावर से बाहर फेंका। लेकिन ज़्यादातर समय हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ और आर्मी के बीच में एक इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ दिलचस्प ये है कि भारत की RNAW जब पाकिस्तान में थी, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने ये देखा कि जब जब नवाज़ शरीफ पावर में पाकिस्तान के आया, जब जब वो प्रधानमंत्री बना है पाकिस्तान का, तब तब उसका जो बिजनेस एम्पायर है वो हमेशा से ग्रो करा है। क्योंकि एक चीज़ तय थी कि नवाज़ शरीफ की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि राजनीति में आपको जाना चाहिए अपने व्यापार और अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। राजनीति एक माध्यम लोगों की सेवा के लिए नहीं है, अपने व्यापार को चलाने बढ़ाने के लिए है। तो भारत की RNAW को ये पता चल गया था कि ये एक व्यापारी माइंडसेट का व्यक्ति है, इसको व्यापार से हर चीज़ लेनी देनी है, उसके बिना इसका कोई दिन में काम नहीं है। और तो और जब आप, जाहिर सी बात है कि व्यापार पे इतना फोकस करेंगे तो जो न्यायालय हैं वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आपने किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी करी कभी। तो सबसे बड़ी खूबी नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान में हमेशा से ये रही है कि उसने जुडिशरी जो थी पाकिस्तान की उसको हमेशा से कंट्रोल करके रखा। नवाज़ शरीफ के साथ तो ऐसी परिस्थिति थी कि उसने सिर्फ जुडिशरी को इतना ही कंट्रोल नहीं किया बल्कि उसने लोगों के ऊपर भी, उनकी सोच पे भी लगाम लगाने की कोशिश करी। दिलचस्प बात यह है कि नवाज़ शरीफ ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी पाकिस्तान में कि कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान के अंदर रहता हुआ नवाज़ शरीफ या उसके परिवार के किसी परिवारजन के ऊपर कोई भी टिप्पणी करे तो नवाज़ शरीफ ने जो अपनी मीडिया पे कंट्रोल रखा हुआ था
उस मीडिया के थ्रू वो उस व्यक्ति या उस व्यक्तियों के झुंड, उसके ग्रुप, उन लोगों को आतंकवाद का और आतंकवादियों का दर्जा देता था। उदाहरण के तौर पे जब पनामा पेपर्स का लीकेज हुआ और पनामा पेपर्स के लीकेज के बाद जब भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक से एक भ्रष्ट लोगों के नाम आए, भारत में भी उस समय आपको याद होगा कि जब पनामा पेपर्स लीक हुए थे, उन पेपर लीक्स में ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, इन जैसे बड़े लोगों के नाम भी थे कि ये लोग भी एक नंबर के भ्रष्ट हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो कवर अप कर दिया गया और बच्चन फैमिली को बोला गया कि इनसे ज़्यादा तो दूध के धुले कोई पूरे परिवार में, कोई पूरे विश्व में नहीं है। उसी तरीके से नवाज शरीफ का भी वही हाल था कि जैसे ही नवाज शरीफ का नाम आया, उसके परिवारजनों का नाम आया कि भाई इन लोगों ने गजब की भ्रष्टाचारियाँ करी हैं और इन्होंने अलग अलग जगहों पर इलीगल अकाउंट्स खोल के रखे हुए हैं, उसने तुरंत अपनी मीडिया को अनलीश करके लोगों के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करी। और तो और उसने हर एक उस व्यक्ति को और हर एक उस संगठन को जिसने नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के लिए टारगेट किया था, उसको उसने आतंकवादियों का दर्जा दिया। उसने कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को हमेशा इंटैक्ट रखने के लिए नवाज शरीफ की फिलॉसफी ये थी कि वो डिसेंट कभी टॉलरेट नहीं करता था। और तो और भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी ये भी बताते हैं कि जब जब नवाज शरीफ आईएसआई के अधिकारियों से मिलता था तो वो आईएसआई के अधिकारियों को हमेशा ये बात बोलता था कि मैं तो एक मुग़ल राजा की तरह हूँ और मैं एक मुग़ल सल्तनत चला रहा हूँ पाकिस्तान में। लेकिन आईएसआई के अधिकारी उस समय हंस के नवाज शरीफ को बोलते थे कि मियाँ, आप किसी प्रकार के कोई यहाँ पर मुग़ल राज्य के या मुग़ल सम्राट नहीं हैं, आप तो बल्कि गंजे होने के नाते, छोटे गोल मटोल होने के नाते आप तो एक छोटे बुद्धा दिखते हैं। तो नवाज शरीफ और पाकिस्तान आईएसआई के बीच में इस प्रकार की टिप्पणियां एक दूसरे को लेके हमेशा रहती थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नवाब शरीफ का जो एक मंत्रा है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बड़ा क्लियर कट तरीके से पता है। मंत्रा ये है कि आप डेमोक्रेसी का प्रयोग करके डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करो। और ये कला है, हर रूलर नहीं कर सकता। ये कला सिर्फ लिमिटेड लोग ही कर सकते हैं कि लोकतंत्र का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करना। इसी रीज़न से वो सारे व्यक्ति जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं वो नवाज शरीफ से बड़े प्रॉक्सीमेट रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ का ये जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस था कि किसी भी तरीके से लोकतंत्र को बढ़ने ना दिया जाए, जुडिशरी को कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ मीडिया में मैनिपुलेट करके मीडिया के सामने एक ऐसी इमेज पैदा कर दी जाए कि भाई इससे बड़ा राजा और एक मुग़ल सम्राट पाकिस्तान के इतिहास में कभी पैदा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह होते थे, जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की उन लोगों से किसी तरीके से चर्चा करती थी तो उस समय हमेशा ये लोग, पढ़े लिखे जो वर्ग था पाकिस्तान का, वो ये बात कहता था कि आप ये मत पूछिए कि डिक्टेटरशिप या तानाशाह आपके लिए क्या कर सकती है, बल्कि आप ये पूछिए नवाज शरीफ के टाइम पे कि लोकतंत्र किस तरीके से तानाशाह की मदद कर सकती है। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि आप ये पूछिए कि किस तरीके से तानाशाही जो है उसको लोकतंत्र सपोर्ट कर सकती है। इसी रीज़न से मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ की फिलॉसफी ये थी कि लोकतंत्र मैकेनिज्म्स का प्रयोग करके लोकतंत्र को कमज़ोर करके उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएँ। तो ये जो नैरेटिव पाकिस्तान में नवाज शरीफ के समय से चला, आज भी शहबाज शरीफ के समय से ये चलता आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 1999 में मुशर्रफ के दौरान उस समय एक एडवेंचरिज्म हुआ जब वो आर्मी चीफ था। एडवेंचरिज्म ये था कि उसने कारगिल के ऊपर हमला करवाया। इस कारगिल हमले के बाद जब भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करी पाकिस्तान को, तो उस समय मुशर्रफ के बीच में और नवाज शरीफ के बीच में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान उस समय नवाज शरीफ को ये बात क्लियर कट पता चल चुकी थी कि पूरा का पूरा कारगिल का एपिसोड जो है ये एक प्रकार का एडवेंचरिज्म है मुशर्रफ की तरह से। इसी रीज़न से उस समय नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को ये बात बोली कि अमेरिका अगर आपको बुला रहा है तो अमेरिका आपको जाना चाहिए, क्योंकि भारत अगर बोल रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे तो हमें अमेरिका से मदद लेनी चाहिए। लेकिन इन दोनों की जो मीटिंग हुई मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की, बिफोर मुशर्रफ वेंट टू यूएस, इस मीटिंग में मुशर्रफ ने इस चीज़ का निर्णय ले लिया था कि ठीक है हम अमेरिका जाके उनसे मिल आते हैं एक बार, लेकिन हमने जो ये गलती कर दी एडवेंचरिज्म की कारगिल को लेके, हम अपने ट्रूप्स को रिट्रीट कर लेंगे। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों।
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अगर आज की डेट में कभी भी कोई किताब पढ़ते हैं, खास करके कारगिल के एपिसोड को लेके, तो जनरली ये बात कारगिल के एपिसोड को लेके भारत पाकिस्तान के बीच में बोली जाती है कि भाई अमेरिका के दबाव से और अमेरिका के प्रेशर से पाकिस्तान ने कारगिल से विड्रॉ करने की कोशिश करी। ये बात गलत है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये बात को जानती है, भारत की सरकार के आला अधिकारी इस बात को जानते हैं कि मुशर्रफ ने ये निर्णय ट्रूप्स को हटाने का, सेना को हटाने का, कारगिल में एस्केलेशन ना करने का निर्णय अमेरिका जाने से पहले ही ले लिया था। और इनफैक्ट जब वो अमेरिका गया नवाज शरीफ मुशर्रफ के बिहाफ पे, तो उसने जाकर नवाज शरीफ ने ये पॉइंट अमेरिका को बोल दिया था कि हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ट्रूप्स हटाएंगे। तो ये जो नैरेटिव आज की डेट में चलाया जाता है कि नहीं अमेरिका के प्रेशर के कारण भारत ने ये इंश्योर करवाया कि नंबर 1 पाकिस्तान अपनी ट्रूप्स वहाँ से हटा दे, ये गलत है। भारत ने आउटराइट थ्रेटन कर दिया था पाकिस्तान को कि यदि ट्रूप्स आप नहीं हटाएंगे तो ये मसला बहुत एस्केलेट हो जाएगा। उस डर में पाकिस्तान को ये बात पता थी, पहली बात, कि हमें इसको एस्केलेट नहीं करना। दूसरा, आज की डेट में जो भारत के अंदर अमेरिका के दलाल लोग बैठे हैं, जिनको अमेरिका के चापलूसी करने के सिवाय कोई और काम नहीं आता सुबह से रात, वो लोग इस प्रकार का नैरेटिव देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका भारत का आका है, हमसे बड़ा है, हमारा बाप है। अमेरिका किसी का बाप नहीं है और हमारा तो बाप बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी हैसियत नहीं है कि वो भारत जैसे देश के ऊपर इस प्रकार की कोई थॉट प्रोसेस को भी रखे। हाँ ठीक है, आपके जो पाले हुए दलाल हैं वो इस प्रकार की बातें करें तो हमें समझ आता है, वो पालतू हैं आपके। लेकिन ये मत भूलिएगा, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये बात जानती है कि नवाज शरीफ के अमेरिका जाने से पहले ही ये निर्णय मुशर्रफ ने ले लिया था कि हम ट्रूप्स को हटा देंगे कारगिल से। और इनफैक्ट जब नवाज शरीफ अमेरिका गया, अमेरिका में जाकर बिल क्लिंटन से उसकी जब मुलाकात हुई, तो उसने क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को ये बात बोल दी थी कि कारगिल में जो हुआ गलती हुई, हम वहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। तो आई होप आपको इसके बाद, आज के बाद कभी भी अगर आप अखबारों में या कोई किस्सा कभी सुनते हैं और उस किस्से में यदि कोई बात ये बोले कि अमेरिका के दबाव के कारण कारगिल की जो लड़ाई थी वो आगे नहीं बढ़ पाई और अमेरिका के दबाव के कारण कारगिल में पाकिस्तान ने विड्रॉ किया, तो ये गलत है। आप उस व्यक्ति के बैकग्राउंड को अगर जांचेंगे, पड़तालेंगे, तो समझ आ जाएगा कि वो व्यक्ति जो है अमेरिका के बोल रहा है क्योंकि उसका वो पालतू है। रियलिटी आज आपके सामने है। आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी। अगले वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज की डेट में क्या जानती है इमरान खान के बारे में, और इमरान खान आज की डेट में पाकिस्तान में क्या रोल अदा करने वाला है फ्यूचर में। धन्यवाद।